गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोमोलिक्यूल में हम डिस्कस करेंगे जो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी तक, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। कल हमने प्रोटीन डिस्कस किया था और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका फैट और लिपिड मॉलिक्यूल। कौन सा आएगा? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल। ये दो वर्ड्स हैं आपके पास, फैट और लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर बेटा सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, आपकी सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लिपिड्स आपके मिलके किससे बनते हैं? लिपिड्स जो है, जैसे आपने प्रोटीन में देखा, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, वैसे ही लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलके बनते हैं बेटा? फैटी एसिड। किससे मिलके बनेंगे? फैटी एसिड से। ठीक है, ये जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। क्या होंगे? लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होती है। जनरली जो आपके लिपिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड होगा, दूसरा कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड कौन सा होता है बेटा? सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर आपका कार्बन नंबर कैसा हो? इवन। कैसा हो? इवन। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड जा सके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड जिसके अंदर कार्बन नंबर आपका कैसा हो? ओड। कैसा हो बेटा? ओड हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये आपके जनरली स्टेमिना इंक्रीज करने में मदद करते हैं। जो भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनको लिपिड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके सोर्सेज अगर आप देखो तो सोर्सेज इसके क्या क्या मिलेंगे बेटा? ऑयल है, घी है आपका, ये क्या है? इसके सोर्सेज है, मेन सोर्सेज है इसके, जहाँ से आपको क्या मिलती है? फैट या फिर लिपिड मिलती है। ठीक है, अब लिपिड जो हैं उनका आपका रोल क्या है? आपका बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम्स के अंदर इसका रोल क्या है? जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपको एक्स्ट्रा स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं। देखिए, शरीर का निर्माण जो है वो तो दो ही चीजें करती हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो स्टेमिना आपकी बॉडी के अंदर आता है वो कहाँ से आता है? आपका फैट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल। लेकिन ये भी एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए। अगर इनकी क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, अपनी लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो उस वजह से क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपके पास। एक होता है बेटा LDL और एक होता है HDL। ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, इसको कोलेस्ट्रॉल भी कह दिया जाता है। तो इनकी वैल्यू देखिए क्या होती है। LDL की वैल्यू जो है वो 120 से 220 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 120 से 220 के बीच में। LDL जो है ये कितना होना चाहिए बेटा? ये आपका 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 से 70। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, ये HDL जो है इसे क्या कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं इसे? गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जबकि जो LDL है इसे क्या कहा जाता है बेटा? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी कैसा होता है? यूजफुल होता है। इसकी वैल्यू अगर आपकी 55 से और 60 या फिर 62 के आसपास है HDL की वैल्यू, तो आपका हार्ट जो है वो हेल्थी है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये LDL अगर बढ़ भी जाता है, मान लीजिए 120 से 220 के बीच में है, ये 150 हो जाता है, 170, 180, 190, 200 तक चला जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसकी वैल्यू 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए। 60 तक हो जाए तो फिर आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अगर 200 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये जैसे आपने सुना भी होगा नाम, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL हाई डेंसिटी जो लिपिड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है कितनी कितनी होती है। जनरली नीट के एग्जाम में जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूछी जाती है, HDL की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल रेंज में और LDL की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब एक टॉपिक और बच गया जो हमने उस दिन 4 डिस्कस किए थे, उसमें से एक टॉपिक और बच जाता है, वो है आपका विटामिन्स और मिनरल्स। कौन सा है? विटामिन्स और मिनरल्स। ये है विटामिन। पहले हम विटामिन्स की बात कर लेते हैं। विटामिन्स देखिए ऐसे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद करता है, और कुछ एक विटामिन्स हमें फ्रूट से या फिर आपके वेजिटेबल से मिलते हैं। जैसे अगर आप विटामिन सी की बात करो तो वो किससे मिलता है बेटा? सिट्रस फ्रूट से। जितने भी खट्टे फल हैं, मौसमी है, नींबू है, इनसे क्या मिलता है आपको? विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए किससे मिलेगा बेटा? जो कैरेट है, जो गाजर होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो टोटल जो विटामिन हैं उनकी संख्या क्या होगी? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर B1, B2, B6 और B12, ये 4 टाइप के आपके विटामिन पाए जाते हैं इसके अंदर, B1, B2, B6 और B12। ठीक है, अब ये आपका बी कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरा कौन सा आता है बेटा? विटामिन सी, फिर विटामिन डी, फिर आता है विटामिन ई, और लास्ट में कौन सा आता है? विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन ई जो है ये आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। के जो है ये आपके नेल्स वगैरह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है आपको, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए मौजूद रहता है। सी जो है आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। बी कॉम्प्लेक्स जो है आपकी बॉडी के जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है। और जो विटामिन ए है वो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसके अलावा आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनको फिर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। हम किस में डिस्क्राइब करेंगे इनको कि भाई कौन सा विटामिन जो है वो आपका एसिड सोल्यूबल है और कौन सा विटामिन है जो आपका क्या है? वाटर सोल्यूबल। कौन सा है जो एसिड सोल्यूबल है और कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल? एसिड सोल्यूबल कौन से होते हैं? ए एंड सी। कौन से होते हैं बेटा? विटामिन ए एंड विटामिन सी, ये कौन से हो गए? एसिड सोल्यूबल। जबकि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं बेटा? बाकी जो बच गए ए और सी को छोड़ के, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, वो क्या है आपके? वाटर। ठीक है, ये आपका विटामिन्स की क्लासिफिकेशन थी। एसिड सोल्यूबल कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं। फिर एक क्वेश्चन जो जनरली आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज हो जाती है बेटा? एनीमिया। कौन सी हो जाती है? एनीमिया। बी की कमी से कौन सी हो जाती है? बेरीबेरी। कौन सी हो जाती है? बेरीबेरी। सी की कमी से कौन सी हो जाती है? सकरवी। कौन सी हो जाती है? सकरवी। और डी की कमी से कौन सी हो जाती है? रिकेट्स। कौन सी होगी? रिकेट्स। ठीक है, तो कई बार इन डिजीज में से पूछ लिया जाता है कौन सी डिजीज किस आपकी विटामिन की कमी के कारण होगी। ठीक है, ये विटामिन का टॉपिक था। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स देखिए, मिनरल्स जो एसेंशियल होते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये 4 आपके मिनरल जो है जनरली एसेंशियल होते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए या मेटाबॉलिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए। तो जो सोडियम और पोटेशियम है ये आपके कम्युनिकेशन मिनरल्स माने जाते हैं। जो न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बॉडी से ब्रेन में या ब्रेन से बॉडी के अंदर, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम का। जो आपका सोडियम है और पोटेशियम ये एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ 3:2 के रेशियो में। कितने रेशियो में होते हैं? 3:2 के रेशियो में होते हैं। 3 पोटेशियम अंदर आते हैं,
2 सोडियम बाहर जाते हैं। तब आपका न्यूरॉन जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए अगले न्यूरॉन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेशन मिनरल्स कहलाएंगे। जो आपका कैल्शियम है ये आपका किसके लिए जरूरी होता है, बोन्स के लिए। इसके साथ साथ फॉस्फोरस है, ये भी आपका किसके लिए जरूरी होता है, बोन्स के लिए। ठीक है, जो मैग्नीशियम है ये आपका जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉट के लिए। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके अंदर मैग्नीशियम का रोल पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो हिपेरिन नाम का प्रोटीन आपका सेक्रेट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम। तो हिपेरिन तभी सेक्रेट होगा जब मैग्नीशियम की अमाउंट आपकी नॉर्मल लेवल पे रहेगी। अगर मैग्नीशियम की अमाउंट कम हो जाती है तो हिपेरिन आपका सेक्रेट नहीं होता, और अगर हिपेरिन सेक्रेट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, कोई भी चोट आपको लग जाती है, बाउंड हो जाता है तो उससे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, तो वो आपका हिपेरिन तभी सेक्रेट होगा जब आपका मैग्नीशियम नॉर्मल अमाउंट में होगा। अगर ये नॉर्मल अमाउंट से बिलो चला जाता है तो आपका हिपेरिन सेक्रेट नहीं होता और ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके मिनरल्स थे। इसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका, और वो टॉपिक कौन सा है, मेटाबॉलिज्म। कौन सा है वो, मेटाबॉलिज्म। कौन सा होगा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो किसी चीज को बनाने के लिए हो, चाहे वो किसी चीज को तोड़ने के लिए हो, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक तो होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा कौन सा होता है, कैटाबॉलिज्म। एक कौन सा होगा, एनाबॉलिज्म, और दूसरा कौन सा होगा, कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब क्या होता है, बनाना, टू फॉर्म। क्या मतलब होता है, टू फॉर्म। ठीक है, कैटा का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, तोड़ना। किसी चीज को बनाने वाला जो प्रोसेस है उसे तो क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म कहेंगे, और किसी चीज को तोड़ने वाला प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है ये दोनों आपके एक ही प्रोसेस के अंदर भी हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों अलग अलग भी हों। तो इसको कंबाइंडली दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपकी बॉडी का जो फंक्शनिंग है, अब उसके अंदर आप ये मान लीजिए बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है, जैसे आप भोजन करते हो तो वो तो टूटता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, तो वो कौन सा कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। और बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाती है, वो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। तो किसी चीज को बनाना हो शरीर के अंदर तो वो तो क्या कहलाएगा बेटा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा, और अगर किसी चीज को तोड़ना हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं मैं आपको। एक आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन सा है, एक तो है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है और दूसरा कौन सा बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम हो, ये याद रखिएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 800 डाल्टन से कम हो, लेस देन। अगर ये लेस देन होगा 800 डाल्टन से, मॉलिक्यूलर वेट अगर लेस देन है 800 डाल्टन से, तो वो मेटाबोलाइट आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाएगा। और अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका अगर 800 डाल्टन से ज्यादा है, मोर देन, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं आपके पास, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इन दोनों के अंदर ही सिर्फ वेट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर 800 डाल्टन है तो फिर प्राइमरी, और 800 डाल्टन से ज्यादा है तो फिर कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, तो आज आपके 3-4 टॉपिक हो गए। इन 3-4 टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए और जल्दी आपका
यूनिट टेस्ट भी लिया जाएगा। अभी आपका जो डेट शीट है वो नहीं दी गई है। जैसे ही आपका 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, एक तो हो चुका है आपका, एक ये चल रहा है आपका, ये अगले वीक तक खत्म हो जाएगा, तो 2 चैप्टर का हम क्या कर लेंगे, यूनिट टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना है।